मेरा नाम राहुल है। आज हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं PT 365 इकोनॉमी की। इससे पहले हमने सोशल इश्यूज और पॉलिटी पे कवर कर रखा है, आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। जो नया टॉपिक है वो है फिस्कल पॉलिसी। इसको हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो पाए। फिस्कल पॉलिसी देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेप्ट, पहली न्यूज़ आ रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी है 9th एडिशन स्टेटस पेपर का गवर्नमेंट डेप्ट पे। यहाँ पे डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाई है फाइनेंशियल ईयर 2019, 2020 और 2021, 2022। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये गाइड करेंगे कैसे हमारे बोरिंग होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, DMS का, कि हम इंश्योर करें गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट जो हो पेमेंट और ऑब्लिगेशन से होनी चाहिए, ताकि वो कम से कम पॉसिबल कॉस्ट पे हो। सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे मैनेज करते हैं गवर्नमेंट डेप्ट का। जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट है इफेक्ट करता है इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस, इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ गवर्नमेंट पे, और ये क्राउडिंग आउट एफर्ट भी डालता है प्राइवेट सेक्टर पे। फाइनेंशियल डिप्रेशन जो है कमर्शियल बैंक्स का होता है, अलॉन्गसाइड लाइक इन्फ्लेटरी प्रेशर, एक्सचेंज रेट जो है हायर, टैक्स इन फ्यूचर। डेप्ट टू GDP रेशो, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दिखाता है रेशियो ऑफ कंट्री डेप्थ जो कि GDP पे रहता है, और इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के पास कितनी एबिलिटी है कि वो पे बैक कर सकता है डेप्थ को। रोल ओवर रिस्क, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिस्क एसोसिएट होता है रीफाइनेंसिंग ऑफ डेप्थ का, और स्पेसिफिकली ये इंटरेस्ट रेट पे चार्ज होता है जो नए लोन्स पे होता है, और उसका जो नए लोन्स होता है हायर होता है ऑब्वियसली, और पुराने लोन्स पे कम होता है, ताकि अगर नया लोन ले रहे हो तो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दो, जबकि आपने पुराना पे ही नहीं करा। तो जनरली ग्रेटर द शॉर्टर टर्म मैच्योरिंग डेप्थ और ग्रेटर द बोरोइंग रिस्क रोल ओवर। करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बेसिकली वनरेबिलिटीज दिखाता है डेप्ट पोर्टफोलियो की टू डिप्रेशन जो होती है, डिप्रेशन होती है वैल्यू की डोमेस्टिक करेंसी की, वाइज ओवर करेंसी डिनोमिनेशन की जो एक्सटर्नल लोन्स पे होती है, और एसोसिएट करता है, इंक्रीज होता है गवर्नमेंट डेप्थ का अगर सर्विंग कॉस्ट है तो। इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो बताता है टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जो कि डेप्ट टू द रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसी कॉन्सेप्ट पे आप समझ सकते हो ये क्या बात कर रहा है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये सिक्योरिटीज वेरिएबल कूपन रेट्स पे होती है। ग्रॉस फाइनेंशियल डेप्थ जो नेक्स्ट है, ये एक्सेस दिखाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, जिसमें लोन्स भी आते हैं और रिकवरी के जो चीज़ें आती हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट दिखाता है जिसमें एक्सटर्नल ग्रांट्स भी आते हैं और नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट्स भी आते हैं। शॉर्ट टर्म डेप्थ क्या होते हैं, ये डेप्थ सेंट्रल गवर्नमेंट जो टोटल डेप्ट मेच्योरिटी क्या होता है वो विद इन 1 ईयर के अंडर होता है, 12 मंथ्स के अंडर होता है। ये इंडिकेट करता है 14 डेज का इंटरमीडिएट T-bills, रेगुलर T-bills, डेटेड सिक्योरिटीज़, और ये इंश्योर करता है 1 साल का एक्सटर्नल डेप्थ जिसमें मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर का हो। T-bills जो है डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट पे होता है, और ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म कैश फ्लो और फ्लो का मिसमैच जो हो रहा है। T-bills डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेल्प करता है गवर्नमेंट को मैनेजिंग शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैच। करंटली गवर्नमेंट जो इशू कर रहा है T-bills वो 91, 182, 364 डेज़ के लिए होता है। 14 डेज़ का इंटरमीडिएट T-bills जो है ITB, ये नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है सिलेक्ट सेंट्रल बॉन्ड, और इनेबल करती है कि वो डिप्लॉय करे शॉर्ट टर्म सरप्लस जो कि फिक्स रेट पे होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट डेप्थ क्या होता है। गवर्नमेंट डेप्थ बेसिकली 2 तरह के होते हैं, पब्लिक डेप्थ होता है, पब्लिक डेप्थ भी इंटरनल डेप्थ और एक्सटर्नल डेप्थ होता है। इंटरनल मतलब डोमेस्टिक हो गया, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर की कंट्री से हम लेते हैं, या वॉटेवर UN से हो गया, या WB से हो गया, IMF से हो गया, वर्ल्ड बैंक जो है। इंटरनल डेप्थ में इसमें 2 चीज़ बताई है, मार्केटेबल डेप्थ और नॉन मार्केटेबल डेप्थ। गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी T-bills की जो ऑक्शन की तरह होती है। नॉन मार्केटेबल डेप्थ में T-bills जो स्टेट सिक्योरिटीज़ या नेशनल स्मॉल सेविंग फंड वगैरह वगैरह, और गवर्नमेंट डेप्थ पे अदर लाइबिलिटीज़ आती है, प्रोविडेंट फंड आता है, रिजर्व फंड और बड़ी सारी चीज़ें।
अप्रोच क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेप्ट मैनेजमेंट, ये बेसिकली डेडिकेट है मैनेज डेप्ट को। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी जिसका नाम है पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी, जो कि इंडिया के एक्सटर्नल डेप्थ को और डोमेस्टिक डेप्थ को एक रूफ के अंडर ले आएगी। ये पहला स्टेप है एक डायरेक्शन में जो स्टैब्लिश करता है पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल, PDMC। एडवाइजरी बॉडी है जो बजट डिवीजन के साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2016 में निकाला। गवर्नमेंट मीडियम टर्म डेप्थ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी 2019 से 2022 का 3 साल का। यहाँ पे बड़े सारे गवर्नमेंट ने एक्शन लिए जो 3 पिलर्स पे है। पहला है लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग, इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इंग्लॉगेटिंग मैच्योरिटी प्रोफाइल, जो डेप्थ प्रोफाइल क्या होगा। रैशनलाइज करता है इंटरेस्ट रेट को स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जैसे PF या स्पेशल सिक्योरिटीज। एडवाइस करता है अदर डिवीजन जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ होता है। रिस्क मिटिगेशन है इसमें, जो एक बेंचमार्क सेट करता है सर्टेन इंडिकेटर जैसे एक्सटर्नल डेप्थ कितना है और इंश्योर करता है ये सारी चीज़ें। आप ये देखो मैनेज मार्केट डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनी है ये मेंटेन करता है ट्रांसपेरेंसी मार्केट बोरिंग प्रोग्राम की, कंडक्ट करता है रेगुलर इन्वेस्टर इंटरेक्शन स्टेक होल्डर के साथ जो होते हैं, क्रिएट करता है बेंचमार्क डिजायर्ड टेनोर्स और इन्हांस करता है इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस और कोलैबोरेट करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के साथ मार्केट इन्वेस्टर्स के साथ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट डेप्थ कम हुआ है, बस नॉन मार्केटेबल डेप्थ को छोड़ के सारा डेप्थ कम हुआ है इवेंचुअली। इंडिया परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ डेप्थ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेटस पेपर जो हमने देखा इसके हिसाब से गवर्नमेंट डेप्थ पोर्टफोलियो कैरेक्टराइज होता है फेवरेबल सस्टेनेबल इंडिकेटर्स। इसमें GFD होते हैं जो ग्रॉस फिस्कल डेफिशिएंट, जो हमने ऊपर देख रखा है इसका आप स्क्रॉल करके देख सकते हो या पॉज करके देख सकते हो। पहले जो ग्रॉस फाइनेंशियल डेफिसिट के बारे में था जो कि डिक्लाइन हो रहा है 2012 से 13। शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेप्थ जो है सेफ लिमिट्स में हो रहा है और स्टेबलाइज हुआ है आफ्टर रिस्क ऑफ 2005 टू 2012। गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा है कॉन्साइन स्ट्रैटेजी जो इनोगुलेट करता है मैच्योरिटी टू रिड्यूस रोल ओवर रिस्क। जितने भी सारे गवर्नमेंट डेप्थ है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। फ्लोटिंग इंटरनल डेप्थ कॉन्स्टिट्यूट करता है 0.9% GDP का, जो मिनिमाइज करता है इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी बजट पे। लो शेयर होता है एक्सटर्नल डेप्थ पे, इम्प्लाई करता है करेंसी रिस्क ससेप्ट, और यहाँ पे डेप्थ पोर्टफोलियो वॉलेटाइल होता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में जो सब्सटैंशियल नहीं होता। स्टेटस क्या है स्टेट गवर्नमेंट डेप्थ, ये डेप्थ GDP रेशियो जो स्टेट है मार्जिनली डिक्रीज हुई है 2018 से 19 फ्रॉम 2017-18। जो शेयर है पब्लिक डेप्थ इंक्रीज हुआ है ओवरऑल डेप्थ पोर्टफोलियो का स्टेट गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूट करता है 19.1% उनका GDP का। यहाँ पे पब्लिक डेप्थ जो है शेयर ऑफ मार्केट बोरिंग इंक्रीज हुआ है जो कि बोरिंग फ्रॉम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से हुआ है और ये एग्जिबिट करता है स्टेडी डिक्लाइन। लोन फ्रॉम सेंटर ये डिक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स और अकाउंट करता है 3.7% टोटल लाइबिलिटीज का। अदर डेवलपमेंट क्या है विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट फाइनेंस इंपॉर्टेंट ये है सेस और चार्जेस की बात कर रहा है। जो स्टेट का शेयर है डिविजिबल पूल में सेंट्रल का वो गिरा है 36% जो फाइनेंशियल ईयर 19 में था और 32% मतलब 4% से गिर गया है फाइनेंशियल ईयर 20। और क्या है 14 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड करा है कि 42% होना चाहिए। आर्टिकल 270 अलाउ करता है सेंटर को कि वो लिवे कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि वो लिवे कर सकता है सेस और सरचार्ज जो गवर्नमेंट शेयर नहीं करे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। वाइल जो सेस है वो इम्पोज होता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सरचार्ज कुछ टैक्स होते हैं जो कुछ चीज़ों पे होते हैं, बहुत टेम्परी नेचर में होते हैं। जैसे आपने पहले के वाला आप देखा होगा पहले 2014-15 में स्वच्छ भारत का जब सेस लगा था तो भी एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है, ठीक है। और सरचार्ज जो है 10% का लिवाई होता है जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग मतलब दोनों का अलग अलग सेट है कि सरचार्ज उन पे लगता है जिनकी इनकम ज़्यादा है और स्वच्छ भारत सब पे लग रहा है जो सेस है। तो सरचार्ज में बेसिकली कोई
स्टिपुलेट पर्पस नहीं है जब वो लगाया जाता है, वो डिस्क्रिप्शन होता है यूनियन का कि वो लगाना चाहे, मतलब लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता। स्टेट कंसर्न क्या है, स्टेट अपोज करता है ये परमानेंट नेचर को, और वो चाहता है या तो एलिमिनेट कर दो या तो एक स्पेसिफिक पीरियड बताओ, या ताकि वो भी ले पाए कुछ पार्ट उससे ले पाए। सेंटर ने ये सेस एज अ टूल यूज़ करा है और ये एंटर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन स्टेट्स का, जैसे सेस हो गया एग्रीकल्चर पे कृषि कल्याण सेस, या सैनिटेशन का स्वच्छ भारत सेस। गवर्नमेंट बोरिंग क्या है, गवर्नमेंट बोरिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंसल्ट करा है आरबीआई के साथ और रेज करा है ग्रॉस मार्केट बोरिंग टारगेट, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 से 12 लाख करोड़ का है। यहाँ पे क्या न्यूज़ है, गवर्नमेंट बोरो करती है कैसे, वो इशू करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसका नाम है जीसेक या टी बिल्स के नाम पे आप याद कर सकते हो, और वो मेकअप करती है मिसमैच जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में होता है। बोरिंग जो होता है गवर्नमेंट लोन लेती है, ठीक है, बेसिकली बोरिंग का मतलब यही है, और उसका जो कैपिटल रिसिप्ट है वो गिर जाता है बजट डॉक्यूमेंट में। रीज़न क्या है इंक्रीज बोरिंग का, क्योंकि जो नेट टारगेटेड टैक्स रेवेन्यू है वो शॉर्टफॉल हो गए और स्लम आया है स्टॉक मार्केट में, मतलब गिरा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिफ़िकल्टीज आ रही है फंड को रेज करने में थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट। स्पाइक हुआ है एक्सपेंडिचर में, जैसे आपने देखा कि कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट का इवेंचुअली एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, 1.7 लाख करोड़ जो रिलीफ गया है, मतलब करा है गवर्नमेंट ने इनकम ट्रांसफर और सपोर्ट मेजर्स। स्पाइक बोरिंग प्रेशर लाती है बॉन्ड मार्केट पे, और क्राउडिंग आउट होता है रिसोर्सेज फॉर प्राइवेट सेक्टर। फाइनेंशियल डेफिसिट ऑलरेडी शूट अप हो चुका है, ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट के पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस है कि वो मैसिव फाइनेंशियल फिस्कल स्टिमुलस करे ताकि वो इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम कोरोना वायरस की जो इफेक्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बोरिंग लिमिट फॉर स्टेट्स। रिसेंटली क्या हुआ है कि सेंटर ने बोरिंग को रेज करा है, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, 3 to 5% कर दिया है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का करंट फाइनेंशियल ईयर का, और ये सब्जेक्ट है कैरिंग आउट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स, ठीक है। और क्या है न्यूज़ में ये देख लेते हैं। स्टेट के पास अब अर्जेंसी आई है कि वो हाइक कर दिया कैप बोरिंग पे, करंटली 3% था, उसको प्रिस्क्राइब करा है कि बढ़ा देंगे, जो उन्हें बात करिए, लेकिन 3% जो प्रिस्क्राइब्ड है वो ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ने रिकमेंड करा था, क्योंकि कोरोना वायरस आगे इसी वजह से इसको बढ़ाने की बात करी गई है। FRBM एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस्टेब्लिश करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और रिड्यूस करता है फाइनेंशियल डेफिसिट। ये गवर्नमेंट को लिमिट करता है कि वो 3% ही करे जीडीपी का बाय 31 मार्च 2021। डेफिसिट बेसिकली फाइनेंस थ्रू बोरिंग होता है, या तो आरबीआई या किसी भी कैपिटल मार्केट से रेज करो बाय इशूइंग टेबल्स या बॉन्ड्स। स्टेट के पास उनके FRBM होते हैं जो कि 3% होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैप एनुअल बजट डेफिसिट पे। 200 बेसिस पॉइंट रेज करे गए हैं, 50 बेसिस पॉइंट जो है अनकंडीशनल है और 150 कंडीशनल है। 100 बेसिस पॉइंट जो रिफॉर्म्स के लिए, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन वन राशन स्कीम, ये हमने सोशल इश्यूज में कवर कर रखा है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे ही है, आप उसको क्लिक कर सकते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू। वेटेज जो है रिफॉर्म्स का 25 बेसिस पॉइंट पे है। 50 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा बोरिंग जो अलाउ करता है माइलस्टोन और अचीव करता है 3 आउट ऑफ 4 रिफॉर्म्स। रिस्पेक्टिव सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पावर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब परफॉर्मेंस होती है स्टेट के रिफॉर्म्स के अगेंस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़, कंडीशन जो है वन नेशन वन राशन कार्ड, आधार सीट जो है राशन कार्ड्स का रिस्पेक्टिव स्टेट्स का इंस्टॉल करता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स का फेयर प्राइस पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट होता है एज पर DPIIT नॉर्म्स, स्टेट इंडस्ट्रियल कमर्शियल लाइसेंस, ये सब होता है। इंस्पेक्शन और रैंडमाइज प्रायर नोटिस के साथ होता है। पावर सेक्टर जो है रिड्यूस करता है ATC लॉसेज और रिड्यूस करता है ACS
अर्बन लोकल बॉडीज, टैक्स फ्लोर और ये सब। यहाँ पे और क्या न्यूज़ है हमें ये देखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 1.2.4 एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ईगोज ईजियर रिमेंबर करने के लिए एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल पीडीसी। गवर्नमेंट ने अप्रूव कराया कि हमें ईगोस बनाने और पीडीसी बनानी है मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट में, ताकि हम अट्रैक्ट करें फॉरेन इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इंडिया में। एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ईगोस जो है ये इसका कॉम्पोजिशन समझ लेते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी होता है चेयरपर्सन, सीईओ होता है नीति आयोग का जो मेंबर होता है। अदर मेंबर्स कौन है? सेक्रेटरीज वेरियस डिपार्टमेंट के होंगे, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ताकि कुछ सिनर्जीज बनाए मिनिस्ट्रीज के बीच में, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करे, इन्वेस्टमेंट लाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस मिले उन लोगों को, फैसिलिटेट करे इन्वेस्टमेंट टारगेटेड मैनर में और मेंटेन करे पॉलिसी स्टेबिलिटी फ्यूचर में, और इन्वेस्टमेंट मार्केट में एवेल्युएट करे इन्वेस्टमेंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर प्रोवाइड करे कंप्लीशन टारगेट का रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पे। पीडीसी जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल ने अप्रूव कराया डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टेबिलिटी प्रोजेक्ट जो इंडिया में है, और कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। क्रिएट करता है प्रोजेक्ट जो अप्रूवल के साथ होंगी, लैंड अवेलेबल करा जाएगा इसके लिए, और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई जाएगी जो अडॉप्ट करी जाएगी। ये आइडेंटिफाई करता है इश्यूज जो रिजॉल्व होंगे, और ये अट्रैक्ट करता है फाइनेंस, बड़ी सारी चीज़ इन्वेस्टमेंट की, और ये पुट फॉरवर्ड करता है एम्पावर्ड ग्रुप का। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करेगा जो बड़ी सारी नीड्स है रिसॉल्व करेगा, ताकि वो अट्रैक्ट करे इन्वेस्टर्स को, और एक व्यू पुट फॉरवर्ड करेगा एम्पावर्ड ग्रुप के बीच में। पीडीसी जो है कॉन्सेप्चुलाइज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट और डिसैमिनेट डिटेल्स करेगा इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स का, तो ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं अब। हेलो गाइस, हम देख रहे हैं 1.3 इकोनॉमी रिकवरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी के टाइम पे इकोनॉमी इंडिया की बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत में है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कम हो गया है 6%। 2020 की रिपोर्ट है, किसने दी है? इकोनॉमिक आउटलुक है ये, जो कि दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो जीडीपी रिलीज जो करा जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, उनने ये बताया है कि जीडीपी इंडिया की 2019 से 20 की 4.2 थी, जो कि 11 ईयर्स लो हो गई है। मतलब 6.1 का एक्सपेंशन हुआ था पिछले साल, और कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है 4.2 तक, अब और गिरेगी। ग्रोथ जो पर कैपिटा इनकम रियल टर्म्स में है वो 3.1% है 2019 से 20 तक। पिछले साल मतलब 2018 की बात करूँ तो 4.8 थी। फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ रहा है 4.59% है जीडीपी का। पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी ये इंक्रीज़ हुआ है, जिसका 89.3% है 2020 में, क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने स्पेंड करा और टैक्स रेवेन्यू कम हो गए और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी गिर गई। तो शेप अगर बात करें शेप ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी रिकवर्स बट एक्टिविटी परमानेंटली लॉस्ट। ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आप देख सकते हो। रिकवरी स्लोअर देन वी शेप, रिकवरी लोअर देन वी शेप, फास्टर देन यू शेप। स्पेंडिंग सर्च फ्यूल्स रिसेशन लिफ्टेड टू सून, जीडीपी suffers as more cases paralyze economy, और इकोनॉमी नेवर फुली रिकवर्स। ये कुछ मतलब इकोनॉमी को अगर आप समझना है ना इकोनॉमिक्स को, तो उसमें बेसिकली सर्कमस्टांसेस के साथ कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं। मतलब अगर गिवन सर्कमस्टांस हो तो ही वो चीज़ प्रिडिक्ट हो सकती है, समझ रहे हो। तो ये देखा गया है कि के शेप रिकवरी हो रही है इंडिया की, जिसमें कोविड-19 के टाइम पे तो स्टैगनेंट हो गई थी, उसके बाद इकोनॉमिक रिसेशन आया और फिर अब बढ़ रही हैं, जिसमें आप देख सकते हो इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और रिटेल सॉफ्टवेयर सर्विसेज तो बढ़ रही हैं,
बट जैसे ट्रैवल हो गया, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, फूड सर्विसेज, ये इसमें फॉल आया है। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पीएम केयर्स फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ये लास्ट ईयर का, 2020 का। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करा है प्ली जो ट्रांसफ़र करता है पीएम केयर्स मनी टू एनडीआरएफ विच इज़ नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन करी है विद रिगार्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर का केयर्स फंड, सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये रिफ्यूज़ करता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड पीएम केयर्स से एनडीआरएफ। दो सेपरेट एंटिटीज़ उन्हें बोला है कि ये दोनों अलग अलग हैं। एनडीआरएफ एक स्टैट्यूटरी फंड है जो कि बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर बनाया था। सिंस पीएम केयर फंड जो रिसीव नहीं होता कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट, तो कैग इसको ऑडिट नहीं करता। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है ना इंडिविजुअल है जो प्रोहिबिट करता है कंट्रीब्यूशन पे। मतलब कोई भी इसका मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है पीएम केयर फंड में, और ये वॉलंटरी हो रहा है। ठीक है। रिजेक्ट कर रहा है नीड फॉर फ्रेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो कि कोविड-19 का चैलेंजेस के हुआ था। पीएम केयर्स वर्सेस एनडीआरएफ, ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। पीएम केयर्स की फॉर्मेशन देखते हैं 2020 में, मतलब लास्ट ईयर हुआ था कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। एनडीआरएफ की फॉर्मेशन 2005 में आई थी, नेशनल कैलामिटी कॉन्टीजेंसी फंड। इसको रीनेम करा था एनडीआरएफ जब इनैक्टमेंट आया था 2005 के बाद। ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम केयर्स के? ये सपोर्ट करता है रिलीफ और अंडरटेकिंग, असिस्टेंट देता है किसी भी तरह की, क्रिएशन करता है, अपग्रेडेशन करता है हेल्थ वर्कर्स और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है और ग्रांट्स देता है पेमेंट को। एनडीआरएफ बेसिकली इमरजेंसी रिस्पांस, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन होता है जो कि थ्रेटन होता है। मान लो कोई डिजास्टर हो, जैसे 2013 का कुछ जो उत्तराखंड का फ्लैश फ्लड आ गया, तो उस टाइम पे एनडीआरएफ से पैसा लिया जाता है। सपोर्ट करता है स्टेट का जो फंड होता है एसडीआरएफ, किसी तरह का डिजास्टर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2013 वाला उत्तराखंड वाला फ्लैश फ्लड जो आ गए थे एकदम से। पीएम केयर्स का एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है इसका पीएम केयर्स फंड का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी, ये सब होते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में प्राइम मिनिस्टर हो, जिसके पास पावर है नॉमिनेट कर सकता है 3 ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, जिसमें एमिनेंट पर्सनालिटी होंगे, हेल्थ, रिसर्च, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलांथ्रोपी। कोई भी पर्सन अपॉइंटी जो है वो ट्रस्टी हो सकता है विथ प्रो बोनो कैपेसिटी। जो एनडीआरएफ का एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है, उसमें जो फंड है मैनेज करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मॉनिटर करता है, रिलीफ देता है कैलामिटीज़ जो ड्रॉट से हो या हिल स्टॉर्म से हो या पेस्ट अटैक से हो, ठीक है, या कोल्ड वेव या फ्रॉस्ट से हो, जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ है मॉनिटर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कंट्रीब्यूशन क्या होता है फंड में? ये इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है पीएम केयर्स में। एग्जाम्पशन इसमें एफसीआरए का है, सो ये एक्सेप्ट करता है डोनेशन कंट्रीब्यूशन जो इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन बेस्ड हो। ये एक मेजर चेंज है, ठीक है, इसमें एग्जाम्प्ट है ये चीज़, तो इसलिए बड़ा ये चीज़ है। एनडीआरएफ का फाइनेंस जो होता है वो लेवी होता है सेस से, जो सर्टन आइटम्स वो होता है, चार्जेबल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी और फाइनेंशियल बिल से जो की चीज़ें अप्रूव होती हैं। ऑडिट की बात करूँ तो यहाँ पे जो फंड है ऑडिट कराया जाता है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के द्वारा, जो बेसिकली अपॉइंट होते हैं ट्रस्टी। कैग ऑडिट करता है एनडीआरएफ के अकाउंट्स को। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो 1.4 डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो टैक्स है इंसिडेंट्स इम्पैक्ट करता है टैक्सेशन जो फॉल हुआ है सेम एंटिटी पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बात करूँ, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो बेसिकली डायरेक्टली अप्लाई होता है कि उनको पे करना पड़ता है, मतलब आप डायरेक्टली पे करते हो अथॉरिटी को, ठीक है। इसको प्रोग्रेसिव टैक्स भी बोला जाता है, सॉरी।
क्योंकि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी होती है वो इंडिविजुअल या किसी की इनकम पे रहती है और वो बढ़ती जाती है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उससे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोला जाता है। बड़े सारे टाइप्स के होते हैं, इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है जो आपको याद रखना चाहिए। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे आते हैं। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स क्यों चाहिए हमें? क्योंकि पहला है रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स स्लैब्स को हमें रिवाइज करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। सिंप्लीफाई करना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर और फेज आउट एग्जम्पशन करना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू लॉसेस आ चुके हैं बड़े सारे एग्जम्पशन की वजह से। वाइडन टैक्स बेस को रिविजिट करना चाहिए, टैक्स रेट्स को, और डिक्रीज़ करना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में, रिड्यूस करना चाहिए टैक्स लिटिगेशन। हमें टैक्स ऑफिशियल को एड्रेस करना चाहिए कि वो इनिशिएट करे एक्शन जो विदाउट नेसेसरी जस्टिफिकेशन के साथ हो। यहाँ पे नीड ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, एफिशिएंसी टैक्स कलेक्शन की, जो कि टैक्स पेयर से भी होनी चाहिए। क्रिएट करे बेटर सिंक विद ग्लोबल इकोनॉमी, ग्रेजुअली फेज आउट करना चाहिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स पेनिट्रेशन स्टेटस, इसमें टोटल पॉपुलेशन जो टैक्स पेयर्स की है वो 15 मिलियन है, जो है 1.15% जो टैक्स देते हैं। और यहाँ पे टैक्स पेयर 578 मिलियन है, 5% जो टैक्स फाइल करते हैं। तो टैक्स जो जीडीपी रेशियो है 17%, जिसमें 6% आता है डायरेक्ट टैक्स से और 11% आता है इनकम इनडायरेक्ट टैक्स से, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 का डेटा है। तो 17% टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के। स्टेप्स क्या लिए गए हैं डायरेक्ट टैक्स को इम्प्रूव करने के लिए? पर्सनल इनकम टैक्स जो है फाइनेंशियल एक्ट 2020 ये प्रोवाइड करता है एक ऑप्शन इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट्स को कि वो इनकम टैक्स दे सकते हैं कंसेशनल रेट पे, अगर वो अवेल नहीं करते कुछ स्पेसिफाइड एग्जाम्पशन और इंसेंटिव। अबॉलिश करता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ताकि वो इंक्रीज़ करे इंडियन इक्विटी मार्केट को अट्रैक्ट करे और प्रोवाइड करे लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनीज़ को, ताकि उनको डीटीटी देने की ज़रूरत ना पड़े। विवाद से विश्वास, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्रोवाइड करती है रेजोल्यूशन टैक्स डिस्प्यूट पे, जो कि बेनिफिट करेगी गवर्नमेंट को और एक टाइमली रेवेन्यू जनरेट करेंगे। टैक्स पेयर्स मॉनिटर कर सकते हैं लिटिगेशन कॉस्ट को भी। सिंप्लीफाई करती है कंप्लायंस नॉर्म्स को, स्टार्टअप प्रोवाइड करते हैं हैसल फ्री टैक्स एनवायरनमेंट, जो कि इंक्लूड करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर। एग्जाम्पशन जो है एंजल टैक्स को है और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डेडिकेटेड स्टार्टअप सेल। रेजिंग ऑफ मॉनेटरी लिमिट्स जो फाइलिंग होती है अपील के लिए, ये इफेक्टिवली रिड्यूस करती है टैक्स पेयर्स के ग्रीवेंसेस को और मॉनेटरी थ्रेशोल्ड को। फाइलिंग अपील्स जो रेज करा गए हैं 20 से 50 लाख के जो अपील है वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल देखेगा, 50 से 1 करोड़ तक के हाई कोर्ट देखेगा, 1 से 2 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट देखेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बात करता है रिसेंट एफर्ट्स जो लिए गए हैं रिफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट टैक्स अरेंजमेंट्स का। तो उसमें 2 चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए। पहली है ये एम करता है ईज आउट करता है टैक्स कंप्लायंस को और रिवॉर्ड करता है ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो पैसा दे रहे हैं। इसका जो प्लेटफॉर्म है फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर्स है। फेसलेस असेसमेंट एलिमिनेट करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टैक्स पेयर और इनकम टैक्स ऑफिसर का। सिलेक्शन जो टैक्स पेयर्स का होता है वो बेसिकली सिस्टम के थ्रू होता है जो डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होता है। सिमिलर लाइंस पे सेंट्रल बोर्ड जो इनकम डायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स का है वो भी रोल आउट करा है फेसलेस असेसमेंट जो कंसाइनमेंट का होता है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ टूरेंट कस्टम्स। फेसलेस अपील जो है अपील रैंडमली अलॉट होगी किसी भी ऑफिसर को कंट्री में और उनको जो आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा ऑफिसर को कि वो डिसाइड करे कि अपील रिमेन अननोन रहेगी, मतलब कॉन्फिडेंशियल रहेगी या कैसे रहेगी। टैक्स पेयर चार्टर ये दिखाता है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ टैक्स ऑफिसर्स का और टैक्स पेयर्स का।
जो कि एम्पावर करता है सिटीज़न को कि वो टाइमली सर्विसेज प्राप्त कर सके आईटी डिपार्टमेंट के साथ। ये हेल्प करता है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी इनकम टैक्स पेयर्स की, और एलिमिनेट करता है करप्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर के अंडर। 1.2 ये है इक्वलाइजेशन लेवी, डिजिटल सर्विस टैक्स जो फर्म्स पे होता है जैसे गूगल या फेसबुक। इंडिया ने अडॉप्ट करा है 2% DST विच इज़ डिजिटल सर्विस टैक्स जो 2020 का है। ये अप्लाई करता है नॉन रेजिडेंट कंपनीज पे या ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि इंडिया में एम करता है। पहले क्या होता था, इक्वलाइजेशन लेवी जो इंट्रोड्यूस हुआ था टैक्स पेयर्स पे होता था डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे, जो कि नॉन रेजिडेंट कंपनीज करती है विदाउट द परमिशन ऑफ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक्सीड करता है 1 लाख अ ईयर। जो टैक्स रेट है वो 6% का है। बाद में क्या हुआ, 2020 से 21 का बजट में ये बढ़ा के इसमें ई कॉमर्स कंपनीज भी आ गई, तो टैक्स जो रेट है वो 2% है प्लस सरचार्ज जो है। ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकॉनमी की वजह से एक पॉलिसी डिबेट बनी है टैक्सेस जो डिजिटल कंपनीज पे करती है और जहाँ पे उनको देखना चाहिए। मैनी डिजिटल मॉडल्स जो हैं उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो फिज़िकली प्रेजेंस हो कंट्री में जहाँ पे वो सेल या कस्टमर पे रीच आउट कर रहे हैं या किसी भी रिमोट सेल कर रहे हैं। अंडर OECD बेस एरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग ये फ्रेमवर्क कंट्रीज़ है जो टॉक करते हैं डिजिटल फॉर्म्स पे और पे करते हैं कुछ कैश मतलब कुछ पे करते हैं रिगार्डलेस जो उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस हो या कुछ भी हो। OECD एक ब्लूप्रिंट है 2 पिलर्स का जो इश्यू पे बात करता है। पहला पिलर है डील करता है प्रॉफिट एलोकेशन जो डिजिटल कंपनीज करती है और उनके पास राइट टू टैक्स है। पिलर 2 प्रपोज करता है मैकेनिज्म जो कैलकुलेट करती है टैक्स पर जुरिडिक्शन जो चार्ज होता है टोटल प्रॉफिट पूल से। यूनाइटेड नेशन का अगर बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट्स का उनका जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लॉन्च करा है इन्वेस्टिगेशन, एक तरह की प्रोब इनटू डिजिटल टैक्स इंडिया का जो डिजिटल टैक्स है। USTR ऑफिस जो अनाउंस करा है वो स्टार्ट करेगा एक प्रोब सेक्शन 301 के अंडर इन्वेस्टिगेशन करेगा इंडिया के अगेंस्ट, और 9 कंट्रीज़ जो है इम्पोज करेगा कंसिडरेबली डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस जो कि इफेक्ट कर सकते हैं अमेरिकन कंपनीज़ को। सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट का 1974 का अलाउ करता है US को कि वो यूनिलैटरली इम्पोज कर सकता है ट्रेड टैरिफ पे रिस्ट्रिक्शन ला सकता है फॉरेन कंट्रीज़ पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है इंडिया और US के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम इसको कवर कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और पढ़ते रहिए।